हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपसे आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित कुछ बातें करूंगा। इस सब्जेक्ट्स के संबंध में मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और मैंने उन कक्षाओं को विभाजित करके बताया था कि हम लोग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से वितरित करते हैं। तो वो तो बात थी हमारी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। लेकिन अगर हम बात करें कक्षाओं के साथ साथ उपकोषों की, तो उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कक्षक के बारे में बताया था कि कक्षक किसे कहते हैं, कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उपकोष क्या होते हैं, इसके बारे में भी कुछ बातें आप लोगों से शेयर की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले आपको उस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि जो आज मैं वीडियो आपको कराऊंगा या वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आज आपको परमाणु क्रमांक एक से और 30 तक के उपकोषों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपकोषों को हम लोग S, P, D और F से प्रदर्शित करते हैं कि S उपकोष है, P उपकोष है, D उपकोष है, F उपकोष है। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि इनकी फुल फॉर्म भी क्या है। इसे हम लोग शार्प बोलते हैं, इसे प्रिंसिपल बोलते हैं, इसे डिफ्यूजन बोलते हैं, और ये क्या कहलाता है, F कहलाता है फंडामेंटल। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के विषय में भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और F में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप लोगों को यहां जानकारी होनी चाहिए कि S में कितने कक्षक होते हैं। S में एक कक्षक होता है। P में कितने कक्षक होते हैं, P में कक्षक होते हैं 3। D में कितने कक्षक होते हैं 5, और F में कितने कक्षक होते हैं 7 कक्षक होते हैं। कक्षक के विषय में भी मैंने आपसे जिक्र किया है कि कक्षक क्या होते हैं। कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं अब। तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से चलेंगे। यहां लिख लेते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेके चलेंगे, 30 तक लेके चलेंगे। तो कुछ भागों में अलग अलग विभाजित करके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है 1, और इसमें कक्षा भी कितनी बनेगी, एक ही कक्षा बनेगी। मतलब नाभिक के चारों तरफ कितनी कक्षाएं बनेगी, एक कक्षा बनेगी नाभिक के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं कि पहली कक्षा, मतलब कक्षा तो एक ही है। उपकोष कौन सा ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे S उपकोष ले सकते हैं। S में कितने आते हैं, 2 आते हैं, लेकिन आवश्यकता कितने की है, केवल 1 की है। इसलिए हम लोग यहां भर देंगे 1S1। यहां मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मैंने बताया था कि कक्षा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, n में से।
तो कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, 8, 18, 32। इन कक्षाओं को, पहली कक्षा को भरने में केवल कौन सा उपकोष सहयोग करता है? एस उपकोष सहयोग करेगा। दूसरी कक्षा को भरने के लिए एस की आवश्यकता पड़ेगी, पी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एस में 2 आते हैं, पी में कितने आते हैं? 6 आते हैं। तो 6 और 2 8। इसे पूरा करने में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एस, पी और डी की आवश्यकता पड़ेगी। और 32 को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एस, पी, डी और एफ की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ एक ही कक्षा थी तो हमने 1s1 भर दिया। ध्यान से देखेंगे, परमाणु क्रमांक 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे, मतलब कक्षा एक ही भरेगी। तो नाभिक के चारों तरफ कितनी कक्षा बनाएंगे हम लोग? एक ही कक्षा बनाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पहली कक्षा एस उपकोष, और एस में कितने आते हैं? 2 आते हैं। जरूरत कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉनों की है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या भर देंगे? 1s2। इस तरीके से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 3 को देखते हैं, तो 3 को तोड़ेंगे। पहली कक्षा में 2 आएगा, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के विभाजन को या इलेक्ट्रॉनों के वितरण को आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है उसमें जाके इसको सीख सकते हैं आसानी से। मैंने कोशिश की है कि हर बच्चे को आसान तरीके से सिखा सकूं। तो यहाँ है 2 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। तो यहाँ नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, पहली कक्षा और फिर उसके बाद हम यहाँ क्या लिख देंगे? दूसरी कक्षा। पहली कक्षा और फिर दूसरी कक्षा। जब भी कोई नई कक्षा शुरू होगी हम चारों के चारों उपकोषों के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। तो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। एस में कितने आते हैं? 2 ही आते हैं। तो 1, पहली कक्षा में हमने सबसे पहले एस भरा और एस में कितने भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा में कितने हैं? दूसरी कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब दूसरी कक्षा शुरू हुई तो फिर हम कहां से शुरू करेंगे? एस से ही शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूसरी कक्षा में एक एस और एक पी हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहां इसे लिख भी सकते हैं, दूसरी कक्षा में पी। मतलब दूसरी कक्षा को भरने में एस और पी हिस्सा लेता है। तो दूसरी कक्षा में 2s और दूसरी कक्षा में 2p, हमने दोनों कर दिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं दूसरी कक्षा में? दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 1। तो s में कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो जरूरत कितने की है? 1 की है, इसलिए हम यहाँ 1 भर देते हैं। और p में तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। तो p में क्या भर देंगे? 0 भर देंगे। आवश्यक नहीं है कि आप इसे मेंशन भी करें, चाहे तो आप इसे हटा भी सकते हैं, खाली यहीं तक कर दें, 2s 1 तक कर दें, कोई इशू नहीं है। परमाणु क्रमांक 4 के बारे में बात करते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं? नाभिक के चारों ओर 2 कक्षाएं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में s आएगा और दूसरी कक्षा में s और p आएंगे। तो 2s और हमने यहाँ क्या भर दिया? 2p भर दिया। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। s में 2 भर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर दूसरी कक्षा में आए, दूसरी कक्षा में s में कितने आ गए? दूसरी कक्षा में कितने थे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। दोनों के दोनों कहाँ पे आ गए? s में ही आ गए। p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पूर्ति हमारी कहां से हो रही है? s तक ही भरने से हो रही है। परमाणु क्रमांक 5 को देखते हैं। इसको भरेंगे यहाँ पे 2 और 3 में भरेंगे। तो पहली, यहाँ नाभिक के चारों तरफ कितनी कक्षाएं हैं? नाभिक के चारों तरफ 2 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पहली कक्षा और यहाँ पे क्या भर सकते हैं? दूसरी कक्षा भर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, पहली कक्षा को पूरा करने में कौन हिस्सा लेगा? s हिस्सा लेगा। दूसरी कक्षा को पूरा करने में कौन कौन हिस्सा लेगा? s और p लेगा। तो यहाँ भर देते हैं 2s और क्या कर देते हैं? यहाँ पे 2p कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ s में कितने भर देते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये पूरा हो गया। फिर हम चलते हैं दूसरी कक्षा की तरफ। तो दूसरी कक्षा में s में कितने आते हैं? 2 आते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 थे। दूसरी कक्षा में कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 में से 2 तो किस में आ गए? s में आ गए। और 1 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भर सकते हैं? p में भर सकते हैं, क्योंकि p में कहाँ तक आ सकते हैं? 6 तक आ सकते हैं। इसलिए p में कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए? 1।
क्योंकि जरूरत 3 की थी, तो 3 में से 2 तो यहाँ आ गए और 1 यहाँ आ गया। तो इसको अब हम यहाँ से एक बार रफ कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर आता है परमाणु क्रमांक 6 को तोड़ते हैं 2 और 4 में। तो इसमें 2 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा और यहाँ पे कर लेंगे दूसरी कक्षा। पहली कक्षा को भरने में कौन हिस्सा लेगा, एस लेगा, और दूसरी कक्षा को भरने में कौन हिस्सा लेगा, दूसरी कक्षा को भरने में, पहली कक्षा दूसरी कक्षा को भरने में कौन कौन हिस्सा लेगा, एस और पी लेगा। इसलिए हमने दोनों को दिखाया 2s 2p, दूसरी कक्षा एस और पी। तो यहाँ पहली कक्षा में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एस में कितने भर दीजिए, 2 भर दीजिए। फिर दूसरी कक्षा में कितने हैं, 4 हैं, 4 में से 2 एस में आएंगे, क्योंकि एस में 2 ही आ सकते हैं। यहाँ तो 4 थे, 4 में से 2 तो एस में आ गए और बचे हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, बचे हुए पहुंच जाएंगे पी में। तो इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। 7 को हम लोग किस तरीके से करेंगे, 2 और 5, तो 2 5 में 1 कक्षा 2 कक्षा, तो 1 कक्षा और यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 कक्षा। एक कक्षा में 1s और दूसरी कक्षा में 2s और दूसरी कक्षा में, इस तरीके से हम लोग शो कर देंगे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे, पहली कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 भर देते हैं। बाकी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 5 में से 2 तो किस में आ जाएंगे, एस में आ जाएंगे, क्योंकि एस में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, इस बारे में ध्यान देंगे। और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन जो है, 5 में से 2 यहाँ आ गए, जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भर देंगे, पी में भर देंगे। पी में कहाँ तक भरेंगे, पी में भरेंगे 6 तक, अभी तो आवश्यकता है तो भर रहे हैं। उसके बाद परमाणु क्रमांक 8 आता है, 2 और 6, 2 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। थोड़ा जल्दी करते हैं। तो पहली कक्षा में क्या आ गया, एस आ गया, दूसरी कक्षा में 2s और यहाँ पे क्या भर सकते हैं हम लोग, 2p भर सकते हैं। तो यहाँ पहली कक्षा में कितने, 2, एस में 2 ही आ सकते हैं, तो पहली कक्षा कंप्लीट हो गई। दूसरी कक्षा पे जाइए, दूसरी कक्षा पे 6 हैं, 6 में से 2 तो यहाँ आ गए एस में, क्योंकि एस में 2 ही आते हैं। बचे हुए 4 जो है कहाँ पे आ गए, वो यहाँ पे आ गए, 2p4 में आ गए, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद परमाणु क्रमांक 9 को तोड़ते हैं हम किसमें, 2 और 7 में तोड़ेंगे, 2 और 7 में तोड़ेंगे। तो यहाँ पहली कक्षा और यहाँ दूसरी कक्षा, तो पहली कक्षा में एस और दूसरी कक्षा में एस, क्योंकि जब भी कोई नई कक्षा शुरू होती है तो हम उसे कहां से शुरू करते हैं, एस से ही शुरू करते हैं। तो पहली कक्षा में 2 है, इसलिए एस में कितने भर देते हैं, एस में हम लोग सीधे उठा के 2 भर देते हैं। बाकी ये जो स्थिति है 7 की, इस 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ आ जाते हैं, एस में आ जाएंगे। तो 7 में से 2 यहाँ आ गए, 5 बच गए, वो 5 कहाँ भर देते हैं हम लोग, यहाँ भर देते हैं। और एटॉमिक नंबर 10, परमाणु क्रमांक 10 को तोड़ेंगे 2 और 8 में। तो यहाँ पहली कक्षा और यहाँ दूसरी कक्षा, पहली कक्षा को पूरा करने में एस और दूसरी कक्षा को, क्योंकि यहाँ 2 कक्षा है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा को पूरा करने में तो 2s हिस्सा लेता है और एक 2p हिस्सा लेगा। यहाँ पे भी है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा को पूरा करने में s और p हिस्सा लेने, s और p हिस्सा लेने। दूसरी कक्षा है इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, 2 लिखा। तो पहली कक्षा में कितने हैं, 2 हैं, ये तो पूरा हो गया। दूसरी कक्षा में कितने हैं, 8 हैं, 8 में से 2 यहाँ आ जाते हैं, बचे हुए कितने, 6 हैं। 6 को हम लोग कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 10 तक, परमाणु क्रमांक 10 तक आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, वीडियो को कहीं पे भी रोक सकते हैं। चलिए परमाणु क्रमांक 11 पर चलते हैं। तो 11 को जब हम ब्रेकआउट करेंगे, 2, 8 और 1, 2, 8, 1, 3 कक्षाओं में। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में एक वीडियो पहले भी अपलोड की जा चुकी है। तो जो छात्र या जो भी व्यक्ति को समझ में ये नहीं आ रहे हैं तो पहले उस वाली वीडियो को देख सकते हैं, देन फिर इस वाली वीडियो को देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो 2, 8 है, कितनी कक्षा है यहाँ, 3 कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा को पूरा करने में कौन हिस्सा ले रहा है, पहली कक्षा को पूरा करने में ऐसे हिस्सा ले रहा है। दूसरी कक्षा को पूरा करने में कौन हिस्सा ले रहा है, तो दूसरी कक्षा को पूरा करने में एक तो एस हिस्सा ले रहा है और एक पी हिस्सा ले रहा है। फिर तीसरी कक्षा को पूरा करने में एस, पी और डी हिस्सा ले रहे हैं। तो यहां लिख सकते हैं 3s, 3p और 3d, क्योंकि तीसरी कक्षा है इसलिए हमने यहां 3 लिखा। ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि ज्यादा लंबी हो गई है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। पहली कक्षा में 2 है, तो पहली कक्षा में एस में कितने आ गए,
2, एस में जो है 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरी कक्षा में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 हम कहां भर देते हैं, 2 हम इस एस में भर देते हैं। बचे कितने, यहां से 8 में से 2 चले गए, कितने बचे, 6 बचे। तो यहाँ दूसरे पी में क्या भर देते हैं, 6 भर देते, क्योंकि पी में कितने आते हैं, 6 तक आ सकते हैं। तो ये दूसरी कक्षा भी हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी कक्षा स्टार्ट होती है। तो तीसरी कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एस में कितने भर दीजिए, 1 भर दीजिए। इसके ऊपर आप 0 दर्शा सकते हैं कि इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। अब आप इसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक भी कर सकते हैं 3s1 तक। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए मेरे द्वारा किया गया है कि भाई तीसरी कक्षा को पूरा करने में एस, पी, डी हिस्सा लेते हैं, इसलिए हमने तीसरी कक्षा को एस, पी और डी में हम लोगों ने इसे डिवाइड करने की कोशिश की है। 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है। 2, 8, 2, इसमें भी 2 था, इसमें भी 8 था, इसमें 2, 8 है, तो लगभग दूसरी कक्षा तक तो क्या होगा, हमारा समान ही होगा। तो यहाँ 3 कक्षा है, 1, 2, 3। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में कौन हिस्सा लेगा, केवल एस लेगा। दूसरी कक्षा में कौन कौन लेगा, एस और पी लेगा। तो 2s लिख दिया और फिर क्या लिख दिया, 2p लिख दिया। तीसरी कक्षा को पूरा करने में एसपीडीएफ, 3s, 3p और 3d। इसके बाद में नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं आपके सामने। तो पहली कक्षा में कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ एस में 2 भर दीजिए। दूसरी में 8 है, 8 में से 2 यहाँ आ गए, 6 आ गए, बराबर है ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, क्योंकि यहाँ पे बराबर है। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ एस में कितने भर दीजिए, 2 भर दीजिए। यहाँ क्या भर देंगे हम लोग, यहाँ भर देंगे हम लोग 0। इसको शो करते हुए चलेंगे, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 13 को कैसे करेंगे, 2, 8 और क्या भर दिया हम लोगों ने, ये 3 बना दिया, 2, 8, 3। तो यहाँ 3 कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और क्या बना दिया, तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में एस, दूसरी कक्षा में एस और पी, दूसरी कक्षा में एस और पी, तीसरी कक्षा में एसपीडी। तो 3s, 3p और यहाँ क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा। ध्यान देखेंगे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s में कितने भर दिए हम लोगों ने, 2, ये कंप्लीट हो गया। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 में से 2 तो s में आ गए, आप लोग जानते हैं s में 2 आते हैं। और p में कितने आते हैं, 6 आते हैं। 8 में से 2 यहाँ आ गए, 6 बचे हुए, यहाँ 6 भर दिए, मतलब दूसरी कक्षा पूरी होगी। शुरू होती है कौन सी कक्षा, तीसरी कक्षा। तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। 3 में से 2 तो यहाँ एस में भर दिए, कितने बच गए, 1 बच गया। 3 में से 2 एस में भर दिए। एस में 2 इसलिए भरे क्योंकि एस में 2 ही आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आते। 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 किस में भर देंगे हम, पी में भर देंगे यहाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ 14 पे जाएंगे। 14 पे 2, 8 और 4, तो पहली 3 कक्षाएं हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और यहाँ क्या भर देंगे हम लोग, 3d भर देंगे। s में यहाँ पहली कक्षा में कितने हैं, 2 हैं। पहली कक्षा में कितने हैं, 2 हैं, तो पहली कक्षा के s में कितने भर देते हैं, 2, पूरे हो गए, इसको खत्म कर दिए। दूसरी कक्षा में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से s में कितने हैं, s में है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए, 8 में से 2 गए, कितने बच गए, 6 बच गए। यहाँ 6 यहाँ आ गए, 6 और 2 8 पूरे हो गए। तीसरी कक्षा में कितने हैं, 4। 4 में से 2 किस में आ जाएंगे, एस में आ जाएंगे, और 2 किस में आ जाएंगे, पी में आ जाएंगे। 2 और 2 4। तीसरी कक्षा में 4 थे, 2 यहाँ आगे, 2 यहाँ आगे, और डी में कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 15 का आएगा 2, 8, 5। अंतर केवल इतना है कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ जहां 2 था वहां 3 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा लगभग। तो यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, क्योंकि तीसरी कक्षा में कितने थे, 5 थे। 5 में से s में कितने आ गए, 2 आ गए, p में कितने आ गए, 3 आ गए। आसान समझ में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 16 को देखते हैं। 2, 8 और कितना, 6। 2, 8, 6। 2, 8, 6 को कैसे तोड़ेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, यहाँ 3 था, यहाँ 4 आ गया। यहाँ 3d चलता रहेगा, अगर चाहे तो 3d को 0 करते रहें, क्योंकि अभी डी उपकोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। 17 को देख सकते हैं यहाँ, 2, 8 और क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले से मैच करते रहेंगे साथ साथ। 1s2,
2s2 2p6 सेम चल रहा है, 3s2 और 3p5 और यहाँ d में कितने 0, 3p5 3 में देखेंगे 3 के s में 2 है, p में 5 है, 5 और 2 7, तो यहाँ 7 आ गया। 18 को देखेंगे 2 8 8, तो यहां कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d0। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। बस याद होना चाहिए कि कक्षाओं में कैसे तोड़ते हैं और एक कक्षा को तोड़ने में जो उपकोष होते हैं वो कितने कितने होते हैं और इन उपकोषों में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये बातें जो है आप लोगों की समझ में आनी चाहिए। अगर ये बातें एक बार समझ में आ गई तो संभव है कि आप सब लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आसानी से आ जाएगा। किसी भी टॉपिक को या किसी भी हेडिंग को समझने के लिए, किसी भी नंबर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए आप वीडियो को बैक कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं, एक जगह रोक सकते हैं और उसको समझने की एक बार कोशिश करें। संभव है मैं बीच में कोई भी नंबर छोड़ नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे 1 से लेकर 30 तक कराना है, तो कोई नहीं छोड़ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा 18 पे, 18 के बाद 19 और 20 वाला जो नंबर थोड़ा डिफरेंट होता है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ध्यान देंगे इस बात को करने में। तो 19 की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये 19 को हम लोग ब्रेकआउट करते हैं 2 8 8 1 में। तो इसमें कितनी कक्षाएं, 4 कक्षाएं, 1 2 3 4, 4 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, चौथी कक्षा। थोड़ा ध्यान से करेंगे तो पहली कक्षा में क्या आएगा, केवल पहली कक्षा में क्या आएगा, एस आएगा। दूसरी कक्षा में एस और पी आएंगे, तो यहाँ 2s और यहाँ क्या कर सकते हैं, 2p कर सकते हैं। तीसरी कक्षा में क्या क्या आएगा, sp,d आएगा। तो तीसरी कक्षा में 3s 3p और यहाँ क्या भर सकते हैं, 3d। और चौथी कक्षा में तो चारों ही आते हैं, इसलिए एक तक ही सीमित रखेंगे। चलो 2 ले लेते हैं, 4s और 4p ले लेते हैं। लेने के लिए तो आप चारों भी ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन 0 नंबर भरना पड़ेगा उसमें। ध्यान देंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, तो पहली कक्षा में हमने यहाँ 2 भर दिए, मतलब इसका काम खत्म हो गया। दूसरी कक्षा में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी में से s में 2 भर दीजिए, p में 6 भर दीजिए, 6 और 2 8 हो गए। तीसरी कक्षा में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 8 दे रहे हैं, 8 में से 2 s में आ जाएंगे और 6 किस में आ जाएंगे, p में आ जाएंगे। d में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भरने के लिए, जगह ही नहीं है। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो s में कितने भर दीजिए, 1 भर दीजिए। 2 आ सकते हैं, 2 तक, 2 से ज्यादा नहीं आते, लेकिन अगर 1 है तो s में केवल 1 ही भरेंगे और p में क्या भर सकते हैं, 0। और अगर हम यहाँ d भी दिखाते, f भी दिखाते, तो उसमें भी क्या करना पड़ता है हमें, 0 मतलब 0 ही दिखानी पड़ती। उसके बाद एक बार 20 वाले नंबर पे जाइएगा, लगभग इसी के जैसा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने की कोशिश कीजिएगा, 2 8 8 2। बस यहाँ चौथी कक्षा में अंतर है, बाकी सब सेम है। तो सेम के लिए उतार देते हैं 1s2 2s2 2p6, ध्यान से 3s2 3p6 और 3d0। यहाँ इस d को ना भी मेंशन करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा भी सकते हैं आप। 3p के बाद डायरेक्ट 4s के बारे में भी चौथी कक्षा के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हमें यहाँ चौथी कक्षा में s में कितने भरने पड़े, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने पड़े। अब बारी आती है 21 की। जैसा कि आपको पता है 21 का कैसे बनेगा, 2 8 और 8, यहाँ 9 और 2। मैं फिर बता रहा हूं कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा अपलोड की गई दूसरी वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें बताया गया है। तो आपको तो पता ही है कैसे। पहली कक्षा में केवल क्या आएगा, पहली कक्षा में केवल क्या आएगा, s आएगा। दूसरी कक्षा को पूरा करने में s और p आएगा, तो दूसरी कक्षा को s और दूसरी कक्षा को क्या, p आ गया। तीसरी कक्षा को पूरा करने में sp,d आएगा, ध्यान से। तो 3s 3p और यहाँ क्या आ सकता है, 3d आ सकता है। चौथी कक्षा को पूरा करने में तो चारों ही आते हैं ये, लेकिन हम यहाँ 4s और 4p तक ही रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहली कक्षा में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 है, इस तरीके से कर लेते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी कक्षा में 8 s और p। 8 है तो 2 s में भर दिए और p में कितने भर दिए हम लोगों ने, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 है, तीसरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 में से s में कितने आते हैं, 2 आते हैं,
पी में कितने आते हैं, 6 आते हैं, 6 और 2 8, लेकिन यहाँ तो 9 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भर देंगे हम लोग, डी में भर देंगे, क्योंकि डी में 10 तक आ सकते हैं, डी में भर देंगे एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मैं डी ऊपर से लेके क्यों चल रहा था, उसका रीजन क्या था। तो यहाँ 4, चौथी कक्षा में कितने हैं, 2, तो चौथी कक्षा में 4s2 और इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या दिखा दिया, 0 दिखा दिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद 22, बस अब इलेक्ट्रॉन इस डी कोश में भरेंगे, बाकी सब सेम रहेगा लगभग। पहले यहां देखेंगे 2 8 10 और 2, इसको कैसे भरेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेम रहेगा, बस तीसरी कक्षा के डी में इलेक्ट्रॉन आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। चाहे तो 4p0 को हटा भी सकते हैं, जब इसकी आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन तभी भरे जाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। 23 2 8 11 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3, क्योंकि तीसरी कक्षा में कितने हैं यहाँ 11, तो तीसरी कक्षा में 6 और 2 8 और 3 11, इस तरीके से। चौथी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 4s2 और यहाँ क्या कर सकते हैं 4p, यहाँ 4p0 कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा, अगला जो आता है वो आता है 24 पे आप लोग यहाँ स्टार लगा दीजिए। दरअसल ये अपवाद है, कहा जाता है कि जब भी कोई नियम कानून बना जाता है तो हर नियम कानून में अपवाद जरूर होते हैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। तो ध्यान देंगे, अपवाद जरूर मिलते हैं किसी नियम कानून में। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहला अपवाद है। तो इस अपवाद में क्या होता है, वैसे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनना चाहिए, इस नियम के हिसाब से 2 8 12 2 बनना चाहिए, लेकिन ये गलत होता है 2 8 12 2। इसको यहाँ इस तरीके से गलत कर देते हैं। क्या होता है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आता है। इसके बारे में हमारी एक वीडियो है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षा के बारे में और ऊर्जाओं के ट्रांसफर के बारे में, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अंदर आ जाता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो बनता है 2 8 13 1। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है, 2 8 13 1 बनता है। तो इसका हम लोग क्या बना के दिखाएंगे आपको, इसका दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पेपर में आता है तो ऐसे भी करके दिखाएंगे कि भाई नियम के हिसाब से तो ये बनना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप ये इस तरीके से बनता है। तो ध्यान से देखेंगे, 4 कक्षाएं हैं, तो 4 कक्षाओं के लिए ध्यान से देखेंगे। 1s2 सेम ऐसे ही रहेगा, 2s2 2p6 3s2 3p6 6 और 2 8 और 3d 8 5 13 6 और 2 8 5 13। और चौथी कक्षा में 4s1, क्योंकि लास्ट वाली में तो 1 ही रह गया। पी भी दिखा सकते हैं अगर चाहते हैं तो पी यहां शो कर सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये अपवाद स्वरूप आपको बातें पता लग गई होगी। इसे मिटा देते हैं। चलिए 26 पे आते हैं। 26 का बनेगा, नहीं 26 नहीं 25, सॉरी, इसका बनेगा बेटा 2 8 13 और 2, नियम के हिसाब से 2 8 13 2। तो इसका कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, कुछ इस तरीके से। 4p0 भी कर सकते हैं। फिर 26 का क्या बनेगा, 2 8 14 है 2। इसका नियम ऐसे ही रहेगा, बस खाली मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां भरने हैं, डी में ही भरेंगे, क्योंकि यहाँ तीसरी कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। 13 के बाद 14 तीसरी कक्षा में ही आया। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 और 2 8 और 6 14, डी में 5 थे, यहाँ 6 आगे, बाकी सब सेम है। और चौथी कक्षा में 4s2, थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद 27 पे ध्यान देंगे, 2 8 15 2। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
और यहाँ डी में क्या आ जाएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आएगा। मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन जो है केवल अब डी में भर रहे हैं, बाकी सब में सेम है, क्योंकि यहाँ पहली कक्षा दूसरी कक्षा, पहली कक्षा दूसरी कक्षा दोनों बराबर है, तो विन्यास भी बराबर बनेगा। और यहाँ लास्ट में क्या आ सकता है, 4s2 आ सकता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फिर यहाँ 28 की बात करते हैं, 2 8 16 2, तो इसका कैसे बनाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8, 6 और 2 8 और 8 16 हो जाते हैं। यहाँ 7 है, 7 के बाद 8 आ गया, और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 4s2 कर सकते हैं। 29 आता है। इस पर आप लोग फिर से स्टार लगा लीजिए। स्टार का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अपवाद होगा, बाहर वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन जंप करके अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 8, वैसे नियम के हिसाब से क्या बनना चाहिए था, जैसे यहाँ 14 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 17 आ रहा है, नियम के हिसाब से तो यही आएगा। लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब अंदर जंप करेगा तो ये गलत हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो फिर क्या, कैसे बनाएंगे इसका, 2 8 18 1 ऐसे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, क्योंकि 18 आ गए यहाँ, और 4s1, कुछ इस तरीके से। मैंने बताया कि अगर एग्जाम में ये अपवाद स्वरूप चीजें आती हैं, कोई आसान चीजें तो एग्जाम में आती नहीं है, इसलिए पेपर जो व्यक्ति या जो अध्यापक बनाते हैं वो बच्चों की जानकारी को निकालने के लिए वो समझना चाहते हैं कि भाई बच्चा जानता कितना है, क्या बच्चे ने ये सब चीजें रटी हुई हैं या उसको आता भी है बनाना, ये अपवाद क्या होते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का हम लोग वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगाएंगे और फिर ऐसे दिखाएंगे, तो अध्यापक को पता लगेगा कि हाँ, जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, उसे सारी जानकारी है और वो इस तरीके से इसे आसानी से बना सकता है। और लास्ट जो हमारा एटॉमिक नंबर था यहाँ 30 था, 30 को हम लोग भरेंगे 2 8 18, और बाहर वाली कक्षा में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इसको बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, और लास्ट में आप क्या भर सकते हैं, 4s2 भर सकते हैं। तो इस तरह की जो इस तरह के क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को जो है बैक करके भी देख सकते हैं कि भाई हमने, अगर किसी में कंफ्यूजन है, और वीडियो को रोक के भी आप लोग आसानी से नोट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको एक तो ये पता होना चाहिए कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, और प्रत्येक कक्षा को कितने उपकोषों में हम लोग बांट सकते हैं, और इन उपकोषों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर ये जानकारी है तो संभवतः आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर करते हैं। अच्छा, एसपीडीएफ के बारे में, उपकोषों के बारे में, यह एक शब्द बताया था मैंने, एक शब्द का उपयोग किया था, और वो शब्द क्या था, कक्षक, मतलब ऑर्बिटल क्या है। तो ऑर्बिटल के बारे में भी डिस्कस किया था मैंने। एक हमारी वीडियो है क्वांटम संख्या के ऊपर, क्वांटम नंबर के ऊपर, तो एक बार अगर उसे भी देख लेंगे आप लोग, तो इनकी जो गहराई वाली बात है कि भाई जो बेसिक चीजें हैं वो भी आपको पता लग जाएगी। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही थी, जो सीरीज महात्मा गांधी जी के ऊपर थी, और आज हमारे द्वारा एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें गांधी जी की जो बायोग्राफी थी या जो सीरीज थी उसका अंत होता है। गांधी जी के द्वारा किए गए कुछ कार्य, जिस कार्य को मैं विस्तार से बताऊंगा, जैसे चोरा चोरी कांड भारतीय गांधी जी के जीवन काल में हुआ था, गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, कौन कौन से सत्याग्रह उनके द्वारा किए गए थे। तो कुछ और टॉपिक पे मैं वीडियो और बनाऊंगा और आप लोगों से कुछ जानकारियां साझा करूंगा। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये ना समझे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी चीज थी या जो उनके जीवन परिचय संबंधित बात थी वो बहुत कम बताई गई है। अभी मेरे द्वारा केवल उनके जीवन परिचय को छोटी छोटी वीडियो में विभाजित करके आप लोगों के साथ साझा करना था। उनके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई या राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं, वो मैं आप लोगों से आने वाले समय में शेयर करूंगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वाले चैनल को, जिसका नाम ग्रीनफील्ड एकेडमी है, उसे आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक समय तक पहुंच सके।
इसलिए आगे आने वाली वीडियो के इंतजार में नमस्कार।